स्टूडेंट्स। तो देखिए फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर था दैट इज द होम्योस्टेटिस, तो उसको हमने कवर कर लिया है। आज का जो चैप्टर है वो क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको इस लेक्चर में जानकारी मिलेगी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, तो ये पढ़ाया जाएगा इसमें। ठीक है, तो होम्योस्टेटिस कंप्लीट हुआ है। आप लोग सभी लोग अगर जिन्होंने लेक्चर नहीं वॉच आउट किया है वो लोग देख लीजिए, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग जो है ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलो सबसे पहले तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में आज के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ही क्या है, डिफिनीशन है। ठीक है, डेफिनेशन होता क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन के बारे में आपको बताया जाएगा कि रेस्पिरेशन होता क्या है। ठीक, तो क्या है, respiration is the process by which O2 is taken in and CO2 is given out। यानी कि रेस्पिरेशन के बारे में क्या बताया गया कि एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो बेसिकली ये चीजें आप सभी को पता होगा, बिकॉज अब कि आप लोग बायो में पढ़े होंगे, बायोलॉजी में, तो ये चीजें आपको पता होंगी कि ये बेसिक है अभी। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डेट अभी इंट्रोडक्टरी फेज ही चलेगा। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन आया, डेट इज द परिभाषा। तो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्रिया होती है। ठीक है ना, श्वसन क्रिया। तो श्वसन क्रिया के बारे में क्या बताया गया कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक, चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसमें कि दी फर्स्ट ब्रीथ टेक प्लेस ओनली आफ्टर बर्थ। यानी कि कोई भी इंसान या जिसका जन्म होता है वो पहली बार कब सांस लेता है, ठीक है, या ब्रीथिंग करता है या कब लेता है, जन्म के बाद ही लेता है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड परमानेंट स्टॉपेज आकर्स ओनली आफ्टर डेथ। कब सांस बंद हो जाएगी या रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग कब बंद हो जाती है, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, परमानेंट स्टॉपेज की बात हो रही है। ठीक, वैसे तो अलग अलग क्लिनिकल केसेज आते हैं, उसमें होता है कि कभी कभी हो जाएगा स्टॉप, जो ब्रीदिंग है वो स्टॉप हो जाती है, लेकिन यहाँ पे परमानेंट स्टॉपेज की बात हो रही है कि परमानेंट स्टॉपेज कैसे हो रहा है, तो जब उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो आपने क्या जाना, अभी डेफिनेशन जाना ओनली रेस्पिरेशन का, इज द प्रोसेस बाय विच O2 इज टेकन इन एंड CO2 गिवन आउट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या मैंने बताया कि फर्स्ट ब्रीथ जो है केवल जन्म के बाद ही होती है और परमानेंट स्टॉपेज कब होता है, डेथ के बाद होता है। चलो इतना हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट के बारे में हम जानेंगे। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, यहाँ पे आपको कहीं कहीं पे शॉर्ट में RR लिखा रहता है, यानी कि RR मीन्स की रेस्पिरेटरी रेट की बात हो रही है। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस बताए गए हैं। फर्स्ट इज द न्यूबॉर्न बेबीज में या न्यूबॉर्न में ब्रीदिंग रेट कितनी होती है या फिर रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, तो 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, आया समझ में। न्यूबॉर्न में कितना बताया गया, 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। अर्ली चाइल्डहुड में कितना होता है, 20 to 40 ब्रीथ पर मिनट। और जब वो एडल्ट हो जाता है तो कितना होता है, 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीजें बताई गई आपको। सबसे पहले तो न्यूबॉर्न के लिए बताया गया कि 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट, मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। अर्ली चाइल्डहुड के लिए क्या है, 20 to 40 ब्रीथ पर मिनट है। और एडल्ट के लिए कितना बताया गया है, 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट है। ठीक, तो ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट हो गया। ठीक है, अगर इसको हिंदी में जानोगे तो क्या है, श्वसन दर कहते हैं रेस्पिरेटरी रेट, दैट इज द श्वसन दर। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। क्या है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, या कई लोग रेस्पिरेशन कहते हैं, कई लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो टाइप्स में कितना बताया गया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कितने हैं, 2 टाइप्स के हैं। ये भी चीज आपको पता होगी क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एक्सटर्नल नाम में ही है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का अर्थ क्या होगा कि एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज कहाँ से हो रहा है, लंग्स और ब्लड के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या उसको एक्सहेलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन या इसको हम लोग इनहेलेशन भी कहते हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड बॉडी टिश्यू। आया डिफरेंस समझ में।
एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन में, एक्सटर्नल या एक्सहेलेशन में क्या है कि गैसियस एक्सचेंज किस में हो रहा है, लंग्स और ब्लड में। इंटरनल में किस में हो रहा है, लंग्स और बॉडी टिश्यूज के बीच में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। तो दैट इज द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल एंड सेकंड वन इज द इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल इज कॉल्ड एज एक्सहेलेशन एंड इंटरनल इज आल्सो नोन एज द इनहेलेशन। तो ये टू टाइप्स के रेस्पिरेशन हो गए। अब हम जानते हैं फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे फंक्शनल एनाटॉमी हम जानेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आपको देखो इमेज दिख रहा होगा, दैट इज द फर्स्ट वन इज द नेजल कैविटी, सेकंड इज द फेरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है, ट्रैकिया है, फिर आपका क्या है, राइट लंग्स है एंड लेफ्ट लंग है, फिर इसमें राइट ब्रोंकस है, ठीक है, ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल है, और यहाँ पे एल्वोलाई है, और फिर क्या है, डायफ्राम है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, आपका डायफ्राम के बारे में बताया गया। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। तो कैसे बताया गया है, सबसे पहले देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, नोज, नोज से आया कहाँ पे, नजल चेम्बर या नजल कैविटी कह लो। इसके बाद क्या है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ठीक है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल से कहाँ पे आएगा, एल्वोलाई में। तो ये क्या है आपका, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में हो गया। तो आप लोग याद इसको करिएगा, नोज, नजल चेम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और एल्वोलाई, ऐसे होते हुए क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, ये सभी क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इनको हम एक साथ बोलेंगे। ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे आपने तो देख लिया। अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में इसमें प्लूरा के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ये क्या है, प्लूरल कैविटी। ठीक है, तो प्लूरा क्या होता है, तो क्या बताया गया, इट इज अ कवरिंग ऑफ लंग्स, इट इज बाइलेटरल कवरिंग ऑफ लंग्स हैविंग टू लेयर। तो ये देखो यहाँ पे डायग्राम है, ये क्या है, ये लंग्स के बारे में बताया गया, ये लंग्स का डायग्राम हो गया। ठीक है, अब ये क्या कहा है कि इससे जो कवर हुआ है, यानी कि लंग्स को जो कवर किया, इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, प्लूरा कहेंगे। ठीक है ना, ये क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, प्लूरा कहेंगे। ठीक, या प्लूरल कैविटी कह लो या प्लूरा कह लो। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें देखो एक ऐसा होता है, तो बताया गया कि दो लेयर्स होती हैं, या बाई लेयर्ड कह लो या हैविंग टू लेयर्ड कह लो। ठीक है ना, तो दो लेयर कैसा है, तो यहाँ पे देखो इनर लेयर है और आउटर लेयर है। तो प्लूरा क्या करता है, कवरिंग ऑफ लंग्स, यानी कि लंग्स को कवर करता है। बाइलेटरल होता है, बाइलेटरल दैट मीन्स की इट हैविंग टू लेयर्स, और दो लेयर्स कैसे होते हैं, फर्स्ट लेयर इज द इनर लेयर, जिसको आप क्या कहेंगे, विसरल। ठीक है, तो इनर वाला ये है बच्चों, देख लो हम दिखा रहे हैं, इनर लेयर ए है। ठीक है, इसको क्या कहा गया है, विसरल। ठीक है, क्या कहा गया, विसरल लेयर। ठीक है, विसरल, इनर वाला। ठीक, और जो आउटर वाली लेयर है, ठीक है, आउटर को क्या कहा गया है, पैराइटल लेयर कहा गया है। तो आउटर ए वाली लेयर जो हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई आपकी, पैराइटल हो गई। ठीक, और इनके बीच में जो स्पेस होता है, यानी कि विसरल और पैराइटल के बीच में जो भी स्पेस है, उसको हम प्लूरल कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये क्या होगा, प्लूरल कैविटी के नाम से जाना जाएगा। ये देखो स्पेस है, ये सारी चीजें, ठीक है, स्पेस है ना इसके बीच में, इनर और आउटर लेयर के बीच में, तो स्पेस को हम क्या कहेंगे, प्लूरा कैविटी, प्लूरल कैविटी। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, सबसे पहले आपने लंग्स का स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये लंग्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, लंग्स का आपने देख लिया। यहाँ पे आपने पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक देख लिया कि नजल कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ठीक है, राइट लंग है, लेफ्ट लंग है, राइट ब्रोंकस है, लेफ्ट ब्रोंकस है, ठीक है, एल्वोलाई है और डायफ्राम है। आपने ये रेस्पिरेटरी ट्रैक देखा। अब देखो इसके बाद हमने क्या बताया, प्लूरल के बारे में या प्लूरा के बारे में। तो प्लूरा क्या बताया गया कि ये देखो इस डायग्राम में आप देखिए, तो प्लूरा क्या बताया, ये लंग्स का डायग्राम है। ठीक है, तो लंग्स में क्या बताया गया कि जो लंग्स को क्या करता है, कवर करता है, उसी को हम कहते हैं प्लूरल। ठीक है, या प्लूरा, जो लंग्स को कवर किए रहता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। अब ये क्या है, इसके ए बाई लेयर्ड होता है, बाई लेयर दैट इज द इट हैविंग टू लेयर्स, और पहला लेयर जो होता है उसको हम विसरल लेयर कहते हैं या इनर लेयर। ठीक है, और आउटर लेयर को, यानी कि जो बाहरी वाला लेयर है, उसको हम क्या कहेंगे, पैराइटल लेयर कहेंगे।
और इनके बीच में यानी कि इनर और आउटर लेयर के बीच में जो स्पेस रहता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी कहते हैं। तो ये सारे क्या है, स्पेस है, ठीक है। तो स्पेस को हम क्या कहेंगे, प्लूरा कैविटी कहेंगे, ठीक। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट, देखो नोट यहाँ पे क्या बताया मैंने कि इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन प्लूरा कैविटी इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड, यानी कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन की जब हम बात कर रहे हैं दैट इज द नॉर्मल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल की बात हम जब करेंगे तो यानी कि मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, और जब मैं पैथोलॉजिकल बोलूंगा तो इट मीन्स की ये एबनॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है। तो नोट में क्या बताया मैंने कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो प्लूरा कैविटी है वो क्या रहती है, फिल्ड विथ अ फ्लूइड, यानी कि इसमें एक फ्लूइड रहता है जिसको हम कहते हैं विच इज नोन एज अ प्लूरल फ्लूइड। किस नाम से जानते हैं, प्लूरल फ्लूइड के नाम से, ठीक है। तो ये जो देखो यहाँ पे क्या है, इसमें प्लूरल फ्लूइड है, ठीक है। किस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। उसको हम लोग क्या जानेंगे, प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे लंग्स के बारे में बताया, और लंग्स कैसे प्रोटेक्ट रहता है या कवर रहता है, प्लूरा के बारे में। प्लूरा होता है बाई लेयर्ड होता है, इनर और आउटर लेयर होता है। इनर को हम विसरल कहते हैं, आउटर को पैराइटल कहते हैं। और विसरल और पैराइटल लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग प्लूरल कैविटी कहेंगे। और प्लूरा कैविटी में फिजियोलॉजिकल या नॉर्मल कंडीशन में जो फ्लूइड रहता है उसको हम लोग प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। अप्लाइड फिजियोलॉजी, या हम लोग कह सकते हैं कि पैथोलॉजिकल कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। पैथोलॉजिकल कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो क्या पॉइंट बताया गया कि ड्यू टू सम डिसऑर्डर्स और डिजीज, यानी कि डिसऑर्डर्स और डिजीज के कारण रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो रिलेटेड है किस रेस्पिरेटरी सिस्टम से, प्लूरा कैविटी लॉस्ट देयर फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अब मान लो प्लूरल कैविटी जो है वो अपने फिजियोलॉजिकल कंडीशन को खो देता है, और फील्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनामोली सब्सटेंसेस व्हिच इन गिवन फॉलोइंग, और अलग अलग प्रकार के द्रव्यों से या सब्सटेंसेस के द्वारा वो फील्ड हो जाता है। जैसे मैंने बता दिया कि प्लूरल कैविटी जो है वो नॉर्मल कंडीशन में उसमें प्लूरा फूड रहता है, प्लूरल फ्लूड रहता है। लेकिन कोई अगर डिसऑर्डर्स है या कोई डिजीज हो गई रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, तो अलग अलग कंडीशंस में वो क्या होता है, जो क्या है आपकी जो गैप है उसमें, ठीक है ना, या जो स्पेस है या कैविटी है उसमें अलग अलग जो है सबस्टेंसेस जो है फील हो जाते हैं। तो उनके लिए भी टर्म बताया गया है, ठीक है। अब देखो क्या क्या है टर्म। तो वेन प्लूरल कैविटी फील्ड बाय एयर, यानी कि जब एयर के द्वारा ये फील्ड हो जाएगा, समझ गए, एयर के द्वारा। सपोज करो कि ये जो प्लूरा फ्लूड है, ठीक है, इसमें ये क्या हो गया आपका, अगर ये आपका क्या है, देखो ये मान लो लंग्स हो गया, ठीक है, ये लंग्स है, और ये मान लो क्या हो गई आपकी प्लूरल कैविटी हो गई, ठीक है। क्या हो गई, प्लूरल कैविटी हो गई। अब इसमें इनर और आउटर लेयर हो गया, ठीक है, इनर और आउटर लेयर हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है चीजें कि जैसे मान लो कि इसमें हमने बताया कि प्लूरल कैविटी भरी हुई है, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, सॉरी, प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, नॉर्मल कंडीशन। लेकिन इसमें जब क्या हो जाएगा, इसमें एयर फील हो जाए, इसमें क्या फील हो जाए, एयर अगर आ जाए, एयर से भर जाइए, तो इसको हम लोग क्या टर्म देंगे, न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। याद रखना, व्हेन प्लूरल कैविटी filled by air due to some disorders or diseases, then we term it as the pneumothorax, ठीक है, याद रहेगा। जब एयर से भर जाती है प्लूरल कैविटी उसको क्या बोलेंगे, न्यूमोथोरेक्स बोलेंगे, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, प्लूरल कैविटी में अगर वाटर चला जाता है, वाटर आ जाए, ठीक है, वाटर आ जाता है, तो वाटर आ जाएगा तो हम इसको क्या टर्म देंगे, हाइड्रोथोरेक्स, हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोजन H2O होता है तो उसको हम क्या टर्म देंगे, हाइड्रोथोरेक्स, ठीक है, वाटर से फिल्ड हो जाए। और अगर ये जो प्लूरा कैविटी है इसमें ब्लड आ जाए, ये ब्लड से फील हो जाता है, ठीक है, सपोज करिए कि इसमें ब्लड आ जाता है, ठीक, तो ब्लड आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हीमोथोरेक्स कहेंगे। क्या नाम देंगे, हीमोथोरेक्स, ठीक है। और प्लूरा कैविटी अगर फिल्ड बाय पस, अगर इसमें पस हो जाता है, ठीक है, पसेज भर जाते हैं, पस, तो इसको हम क्या टर्म देते हैं, पायोथोरेक्स। तो पी से पस और पी से पायोथोरेक्स, याद हो जाएगा।
that all are the applied physiological condition of the respiratory सिस्टम, या फिर आप इसको कह सकते हैं लंग्स से रिलेटेड, ठीक है, जो प्लूरल कैविटी में ऐसा हो सकता है अलग अलग कंडीशन से। अगर एयर आ जाता है तो न्यूमोथोरेक्स कहेंगे, वाटर आ जाता है तो हाइड्रोथोरेक्स कहेंगे, और अगर ब्लड आ जाता है तो हीमोथोरेक्स, और अगर पस आ जाता है तो पायोथोरेक्स। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट हम देखते हैं डिवीजन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आपने यहाँ पहले तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मैंने बता दिया था आपको, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है। नोज है, नजल चैम्बर है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, ठीक है, और एल्वोलाई, दैट ऑल आर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बट यहाँ पे डिवीजन भी है इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, आपको पढ़ना है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या बताया गया, देखो डिवीजन क्या है इसका। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देखो अब टू पार्ट्स कैसे हैं, फर्स्ट वन इज द अपर एंड सेकंड इज द लोअर रेस्पिरेटरी, अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिवाइड है, ठीक है। अब अपर और लोअर कहने का मतलब क्या है, अपर यानी कि जो ऊपर का पोर्शन है, ठीक है, और लोअर यानी कि जो नीचे का पोर्शन है, समझ में आया। तो अपर पोर्शन में क्या क्या आएगा, तो हमारे नोज है, ठीक है, नोज हो गया, फिर फेरिंग्स हो गया और लैरिंग्स हो गया, ये क्या हो जाएगा, अपर पोर्शन में आ जाएगा। फिर ट्रैकिया, ब्रोंकियोल और लंग्स जो है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इनको रखा गया, यानी कि नीचे के पोर्शन से, ठीक है, क्लियर हो गया। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड्स नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड्स ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स एंड लंग्स, ठीक है। तो दैट इज द डिवीजन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक। तो अगर कोई क्वेश्चन पुट अप होता है कि आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिवीजन बताओ या व्हाट इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो आपको वही लिखना है जो हमने बताया, क्या क्या था। तो नोज था, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्वोलाई, दैट इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और अगर डिवीजन पूछता है, डिवीजन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज द अपर एंड सेकंड इज द लोअर। तो अपर में क्या आएगा, नोज और फेरिंग्स और लैरिंग्स आएगा, लोअर में ट्रैकिया, ब्रोंकियोल और लंग्स, ठीक है, ये हो गया। चलो अब देखो रेस्पिरेटरी यूनिट के बारे में अब हम जानते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी यूनिट। तो यूनिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। अब क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑकर्स ओनली इन दिस पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी, यानी कि गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, तो केवल इसी पार्ट में होता है। तो अगर कोई पूछता है कि गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होगा, तो एल्वोलाई में। कहाँ पे होता है, एल्वोलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग रेस्पिरेटरी यूनिट कहेंगे, ठीक। उसको क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी यूनिट कहेंगे, ठीक। तो ये देख लो स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी यूनिट। तो रेस्पिरेटरी यूनिट का स्ट्रक्चर क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहले देखो ये जो है ये क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, ठीक है। इसके साथ क्या है, एल्वोलर सैक होता है, यहाँ पे एल्वोलर डक्ट है, इसको हम एंट्रम कहते हैं, दैट इज द एल्वोलाई, ठीक है। ये सब क्या है, एल्वोलाई, ठीक। और ये क्या है, एंट्रम हो गया आपका। तो ये रेस्पिरेटरी यूनिट का स्ट्रक्चर हो गया, क्या क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वोलर सैक, एल्वोलर डक्ट, एंट्रम और एल्वोलाई, ठीक। अब देखो ये क्या कहा कि इट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और डिवाइडेड इनटू एल्वोलर डक्ट। अब यहाँ पे देखो डिवीजन हो जा रहा है ना, कहाँ पे डिवीजन हो रहा है, देखो यहीं पे डिवीजन हो जा रहा है, तो ये क्या है, एल्वोलर डक्ट है। अब देखो ये जो एल्वोलर डक्ट है, इच एल्वोलर डक्ट इंटर्स इन द एल्वोलर सैक। अब ये सब कहाँ पे इंटर कर रहे हैं, एल्वोलर सैक में इंटर कर रहे हैं, देख रहे हो ना, डिवीजन होके यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, तो ये सब कहाँ जा रहा है, एल्वोलर सैक में जा रहा है। स्पेस इनसाइड द एल्वोलर सैक इज कॉल्ड एंट्रम, यानी कि जो एल्वोलर सैक है, ये जो थैला है, गुच्छा है, इसके अंदर का जो स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे, एंट्रम कहेंगे, ऐसे पढ़ो, ठीक है। एल्वोलर सैक कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ एल्वोलाई, और ये कैसे जुड़ा रहता है, तो एक गुच्छेदार एल्वोलाई होती हैं, उनसे ये जुड़ा रहता है, समझ में आया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी यूनिट, स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। सिंपल सा आप याद करो, respiratory unit started from the respiratory bronchiole. Bronchiole is divided into the alveolar ducts and each alveolar duct enter the alveolar sac. alveolar sac हो गया।
अब स्पेस इनसाइड द एल्वोलर सैक इज नोन एज द एंटरम एंड एल्वोलर सैक कंसिस्ट ऑफ अ क्लस्टर ऑफ एल्वोलाई। ठीक है, तो ऐसे आपको याद करना है। याद क्या करना है, आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेटरी यूनिट है क्या। अब देखो क्या बताया गया नेक्स्ट जो है, नोट यहाँ पे कुछ है। नोट में क्या कहा गया कि फ्यू एल्वोलाई आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एल्वोलर डक्ट आल्सो, यानी कि एल्वोलर डक्ट का जो वॉल है ना, इस पे भी कुछ एल्वोलाइज होती हैं। सो वी कैन से दैट द रेस्पिरेटरी यूनिट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो क्या क्या यूनिट में हो सकते हैं स्ट्रक्चर्स, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हो सकता है, एल्वोलर डक्ट्स है, एल्वोलर सैक है, एंट्रम है और एल्वोलाई है। इसको कंप्लीटली हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी यूनिट कहते हैं। क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी यूनिट कहेंगे। ठीक है, अब देखो each alveolus is like a pouch with diameter of about 0.2 to 0.5 मिलीमीटर। तो जो एल्वोलस है, ठीक है ना, इसका डायमीटर कितना होता है, 0.2 से 0.5, और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एल्वोलर सैक है। ये क्या है, पाउच है, इसीलिए सैक बोला गया। अब देखो इट इज लाइंड बाय द इपिथेलियल सेल्स। कैसे होते हैं, इपिथेलियल सेल्स होते हैं। अब क्या है, बेस्ड ऑन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि गैसियस एक्सचेंज के आधार पे वी कैन से दैट द यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन इज एल्वोलाई। बिकॉज की एल्वोलाई पे ही क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट। ठीक है, इट कंसिस्ट विथ न्यूमोसाइट सेल्स। अब इसमें क्या होते हैं, न्यूमोसाइट सेल्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये हम किसकी बात कर लिए, रेस्पिरेटरी यूनिट के बारे में। अब देखो यहाँ पे न्यूमोसाइट सेल्स आए होंगे, तो न्यूमोसाइट्स आपको सोच रहे होंगे कि न्यूमोसाइट्स होता क्या है। देखो, तो टाइप्स ऑफ न्यूमोसाइट्स ऑफ एल्वोलर सेल्स। ठीक है, एल्वोलाई में है तो एल्वोलर सेल भी कह सकते हैं या न्यूमोसाइट्स भी कह सकते हैं। तो टाइप्स क्या है, तो टाइप आर फॉलोइंग, टू टाइप ऑफ एल्वोलर सेल्स। क्या क्या है, टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 एल्वोलर सेल्स आर द स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, स्क्वामस होते हैं, फॉर्मिंग अबाउट 95% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल्स। कितने परसेंट है, 95%। ठीक है, एक कवर कर लेता है। ठीक, टाइप 1 वाला। एंड टाइप 2 एल्वोलर सेल्स आर क्यूबाइडल इन द नेचर। क्यूबाइडल होते हैं और फॉर्म करता है कितना, अबाउट 5% ऑफ द एल्वोलर सेट। ठीक है, इसको इसीलिए हम कहते हैं इट इज आल्सो नोन एज द ग्रैनुलर न्यूमोसाइट। कैसा बोलेंगे, ग्रैनुलर न्यूमोसाइट बोलेंगे। ठीक है, तो न्यूमोसाइट्स के हो गए, टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब देखो फंक्शन ऑफ एल्वोलर सेल। एल्वोलर सेल्स कह लो या न्यूमोसाइट्स कह लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एल्वोलर सेल्स कह लो या फिर न्यूमोसेल्स या न्यूमोसाइट्स कह लो। ठीक है, न्यूमोसाइट्स। तो फंक्शंस क्या क्या है, क्या क्या इसके काम है, तो देखो दीज सेल्स सेक्रेट एल्वोलर फ्लूइड एंड सर्फेक्टेंट। यानी कि एल्वोलर फ्लूइड का क्या करेंगे, सेक्रेशन करेंगे, और सर्फेक्टेंट का भी क्या करते हैं, सेक्रेशन करते हैं। ठीक है, अब सर्फेक्टेंट होता क्या है बच्चों, तो सर्फेक्टेंट के बारे में क्या बताया गया कि डिक्रीजेज वॉल्यूम टू मेंटेन द सरफेस टेंशन ऑफ लंग्स। यानी कि लंग्स के सरफेस टेंशन को मेंटेन करने का काम कौन करता है, सर्फेक्टेंट करता है। उसको वॉल्यूम को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, कम करेगा, मेंटेन करेगा। ठीक है, अब क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स विथ अ यूनिक फास्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन कंपोजिशन। ठीक है, तो सर्फेक्टेंट के बारे में आपने जाना कि सर्फेक्टेंट है क्या, ये क्या करता है कि लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। नहीं तो पता चले कि जब एयर फिल होता है तो लंग्स देखो जो है वो क्या हो जाएगा, फुल जाएगा। तो उसको कोलैप्स होने से बचाने का काम कौन करता है, सर्फेक्टेंट करता है। इसके सरफेस टेंशन को मेंटेन रखता है। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब देखिए फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फंक्शन क्या है, तो फंक्शन में क्या क्या चीजें बताई गई, देयर आर फॉलोइंग फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या क्या चीजें हैं, फर्स्ट वन इज द गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तो होता ही है। ऑल्फेक्शन, ऑल्फेक्शन मतलब सूंघने का काम, हम लोग इसी से तो कहते हैं ना, स्मेल वगैरह। ठीक है, एयर प्यूरिफिकेशन भी होता है, यानी कि फिल्टर वगैरह हो जाएगा, जो भी एयर हमारे जाएगा। ठीक है, वहां पे प्यूरिफिकेशन भी होता है। फिर टेम्परेचर मेंटेनेंस में होगा, जो हम होम्योस्टेटिस में आप सभी को पढ़ाए थे, टेम्परेचर मेंटेनेंस में। वोकलाइजेशन यानी कि जो हम बोल रहे हैं, तो वोकलाइजेशन में भी यूज हो रहा है। वाटर बैलेंस करता है, एसिड बेस बैलेंस करता है, एंटी कोआगुलेंट फंक्शन करता है। तो दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अभी तक मैंने आप सभी को क्या बताया, सबसे पहले एक बार मैं और रिवाइज कर देता हूं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर चल रहा है आपका,
इसमें सबसे पहले मैंने रेस्पिरेशन का डिफिनेशन बताया, दैट इज द प्रोसेस बाय विच O2 इज टेकन इन देन CO2 इज गिवन आउट। ठीक है, फिर हमने नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की बात की, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बात की, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में जाना, देन प्लूरल के बारे में जाना या प्लूरा के बारे में जाना। ठीक है, उसके साथ हमने उसके अप्लाइड फिजियोलॉजीज के बारे में जाना, फिर डिवीजन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जाना, रेस्पिरेटरी यूनिट के बारे में पढ़ाया गया। ठीक है, न्यूमोसाइट सेल्स या एल्वोरल सेल्स के बारे में जाना और फंक्शंस के बारे में आपने जाना, फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, तो यहाँ तक रहने देंगे, बाकी जो है वेंटिलेशन वगैरह, ठीक है, वेंटिलेशन से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप हमारे सीधे ग्रुप में पूछिए या फिर ऐप के थ्रू ही मैसेज आप कर सकते हैं, वहां पे आपको रिप्लाई जो है दिया जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे फिजियोलॉजी में वेंटिलेशन से, और वेंटिलेशन इज द रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहीं से आपको